हेलो गाइस, दिस इज़ डिफेंस डीसी। हाँ, तो भाई हो गया अपना पेपर और डिस्कशन कर लेते हैं। चलो पेपर 2 का, ठीक है। डिस्कशन ऐसे कि देखिए, इसमें पूरा ग्रामर बताऊंगा आपको और ग्रामर के जो आपको मैं मीनिंग बताने वाला हूँ, सारी चीज़ों के मतलब जो आंसर बताने वाला हूँ 101% करेक्ट है। ऐसा नहीं कि कोई इनमें से एक आध भी गलत है, सारे सही हैं। और जितना भी ये पेपर हुए मतलब जो चाहे ऐसे का क्वेश्चन हो, आर्गूमेंट का हो, सबको डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो पहले बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको पता होना चाहिए। सारे के सारे 6 क्वेश्चन आपको करने ही थे, ठीक है बेटा। जो कॉपी के बाहर जो नेम और रोल नंबर लिखने वाला आया था, तो नेम में अपना नेम लिखना है, एग्ज़ाम का नाम लिखना है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अपना लिख दिया था तो पेनल्टी पक्का लगी होगी उसके लिए, है ना। और मतलब 2021 वाले में। और ये जो था यहाँ पर तो अपना आप लिख ही देना रोल नंबर, ठीक है भाई। तो ये तो आपको काम करना है पहले उसमें। और सारा जितना भी भरने का काम है वो ब्लैक पेन से ही होगा, लिखने का काम ब्लू पेन से। और पूरा फिर ब्लू से ही लिखना है, ऐसा रंगाई पुताई नहीं करनी कि ये आपने इस तरह से भर दिया। और देखिए, अब फिर मैं आपको बताऊं, अब कुछ लोग जो आपको कई तरह की कट ऑफ बता रहे होंगे पेपर 2 के लिए कि देखिए मिला के 200 नंबर के आसपास जाएगी। देखिए ये तो बहुत ही बुलशिट बात हो गई, मतलब कितनी गलत बात हो गई। किसी भी एग्ज़ाम की रिटर्न की कट ऑफ बताना यूपीएससी के मामले में, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि चेक कैसे होता है। असली में इनको किसी को ये नहीं पता कि यूपीएससी के जो आंसर है वो चेक किस तरह से होते हैं। देखिए यही पैटर्न है चेक होने का और इसी तरह से मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए आप देखते होंगे कि किसी साल तो अगर मार्क्स किसी को ज़्यादा मिल रहे तो सबके फिर ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जैसे पेपर 2 में 2020 में सबके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मिले थे, ठीक है। जैसे 90-100 प्लस ही थे, बहुत जितने भी सिलेक्टेड थे, तो आप देख लेना सबके 90 प्लस, कोई एक आधी था जिसके कोई 90 से कम होंगे। तो इसका मतलब है कि एवरेज मार्क्स सबको ज़्यादा मिले थे। और उससे पहले हमेशा एवरेज मार्क्स बहुत कम मिलते थे। कम का मतलब आप ये समझ लीजिए फिर 60 से 75 के बीच में, 80, इस तरह के जो मार्क्स हैं, ठीक है। तो जब 20 में इतने ज़्यादा मार्क्स मिल गए तो ऐसा नहीं कि हर बार इतने मिलेंगे। अब वो कैसे मिलते हैं मार्क्स, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक हेड एग्जामिनर होता है जो किसी भी रैंडम एक कॉपी उठा के चेक कर देता है, ठीक है। वो बता देता है कि मैंने इस तरह से मार्क्स दिए। फिर वो कॉपी को सारे चेक करने वाले देख लेंगे जिनके पास भी हो जाएगी, तो भाई इस लेवल से मार्क्स देने हैं कि जो हेड एग्जामिनर ने कि अगर ये इस तरह के लेवल का अगर आंसर लिखा है तो इतने मार्क्स दिए। माना उसने किसी क्वेश्चन को देखा, किसी ने बहुत अच्छा लिखा है फिर भी उसने मैक्सिमम मार्क्स 8 दिए हैं, तो इससे एग्जामिनर जो है हेड एग्जामिनर की कॉपी देख के, मतलब चेक की हुई कॉपी को देख के समझ जाएंगे कि जब सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा लिखा हो ना उसने, तो 8 देने, बाकी फिर एवरेज फिर तो कम ही करते जाने, 6-5 इस तरह के देने। अच्छा, अगर हेड एग्जामिनर ने बहुत अच्छा किसी का आंसर है और उस पर 12 दे दिए, ठीक है जी, तो फिर वो समझ जाएंगे भाई ज़्यादातर को 12 देने हैं, जिनके बेकार हैं उनको 7 से लेकर 12 के बीच में देने, किसी को 8, किसी को 9, किसी को 10, ठीक है। अच्छा, जो कॉपी हेड एग्जामिनर ने चेक किया, मान लिया किसी बहुत ही बेकार स्टूडेंट की है, उसने गंदा लिखा है फिर भी हेड एग्जामिनर ने उसको 7 नंबर दे दिए, तो वो समझ जाएंगे सबसे घटिया भी लिखा है ना तो 7 नंबर तो मिनिमम देने ही है ऐसे में। अच्छा लिखा है तो फिर 12-13 तक दे सकते हैं। इस तरह से होती है कॉपी चेक। इसलिए पूरा का पूरा जो एक किसी एक साल के ट्रेंड आप देखोगे तो सबके मार्क्स ही ज़्यादा आते हैं और सबके मार्क्स ही कम आते हैं। ये असली रीज़न है। तो पहली बात तो आपको इतना पता होना चाहिए। अब डिस्कशन कर लेते हैं आपके पेपर 2 का। पेपर 1 की तो आपने आंसर की मिलाई ली होगी, ठीक है। तो उसके बारे में तो, और हाँ, एक जो बहुत बड़ी गलती मैंने भी कर दी थी कि पेपर 1 के लिए मैंने सेफ स्कोर की वीडियो बनाई थी। देखिएगा इस अब तो मतलब ये पक्का हो चुका है, ये सेफ स्कोर वगैरह ये सब बुलशिट चीज़ें हैं, ठीक है। यूपीएससी के किसी भी एग्जाम में कोई सेफ स्कोर बता नहीं सकता एग्जाम से पहले, ठीक है। इस बारे में तो मैं एक ही सर की तारीफ़ करना चाहूँगा, एक अक्षय बडोला सर हैं। उन्होंने एकमात्र बस वही एक टीचर थे पूरे यूट्यूब पे जिनके बारे में मैंने देखा है जो कभी भी सेफ स्कोर बताने में यकीन रखते। उन्होंने हमेशा ये बोला था कि कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कैसा पेपर आए, कुछ भी आ सकता है, बहुत टफ भी आ सकता है या बहुत ईजी भी आ सकता है। तो ये बात है, तो सेफ स्कोर तो कुछ होता ही नहीं है। अब देखिए सबके ज़्यादातर बेकार गए तो आपकी कट ऑफ इस हिसाब से कम हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। देखते हैं। देखिए ऐसे आए हैं, 300 वर्ड में लिखना है और वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है। लिमिट का ध्यान रखोगे तो पूरा पेपर नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। इन 6 में से कोई 4 करने हैं। तो देखिए आपको मैं डायरेक्शन बताता हूँ, अगर आपने किस डायरेक्शन में लिखा होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। सीधे आता है द कैंपेन टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो देखिए अब ये कोई सिविल सर्विस का ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप 1200 वर्ड लिखने तो आप पहले बता रहे हो 2 घंटे तक तो एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन कौन सी हैं, कि किस बुक में कौन सी स्पीसीज वो होती है ना, रेड बुक और वो उनमें लिखा गया है, फिर क्या क्या दिक्कतें हैं स्पीसीज के साथ, फिर उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या करना चाहिए। इतना 1200 वर्ड की रामायण नहीं लिखनी। उन्होंने पहली डायरेक्शन दी है, 300 वर्ड होते हैं बेटा, बहुत डायरेक्ट, बिल्कुल वो लिखना है, बिल्कुल टू द पॉइंट। जो भी कैंपेन है एंडेंजर्ड स्पीसीज को बचाने के लिए, आपने अगर उन कैंपेन के बारे में लिखा है और प्रॉब्लम भी लिखे हैं तो उन कैंपेन के इम्प्लीमेंटेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है आप समझ लो। डायरेक्शन उसने पहले ही तय कर देता है। सीएपीएफ एग्जाम के किसी भी ऐसे में पहले से डायरेक्शन तय होती है, क्योंकि 300 वर्ड बहुत ही टू दी पॉइंट होते हैं, पहली बात तो ये। और जब पहली डायरेक्शन दे दी कि भाई एंडेंजर्ड स्पीसीज की जो कैंपेन है
उनके बारे में लिखना है। तो उन्हीं के इम्प्लीमेंटेशन में जो इशू है वो गवर्नमेंट किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट कर रही है, कौन कौन से कैंपेन हैं, वो सब आपको लिखना है, और खुद के विचार उन कैंपेन पे कि और किस तरह के वो करनी चाहिए। तो ये 300 वर्ड में अगर आपने लिखा है तो आपका मतलब एक अच्छा ऐसे है। अच्छा रक्त संग्रामों को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? अच्छा, तो पहली बात, रक्त संग्राम होते क्यों हैं, इसके रीज़न दे दीजिए। रीज़न भी कई तरह के होते हैं, कोई रिसोर्सेज के लिए लड़ रहा है, किसी कोई आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहा है। भाई कई सारे वॉर जो कम्युनल वॉर हैं, ठीक है, धर्म के नाम पे हो रहे हैं, कई सारे रिसोर्सेज की वजह से हो रहे हैं, कई सारे एक्सपेंशनिस्ट और जो कॉलोनियल जो माइंडसेट है कई सारे लोगों का, उसकी वजह से हो रहे हैं। जैसे चाइना का जो एक्सपेंशन है, जगह जगह इंडिया में लड़ता रहता है, ऊपर उधर लड़ रहा है, तो चारों तरफ एक्सपेंशन कर रहा है, ठीक है। तो वॉर तो कई तरह के होते हैं। कई वाले जो लोग हैं ना, वो केवल एक रसिया यूक्रेन सोच के कि भाई रसिया यूक्रेन की वजह से आया है तो पूरा का पूरा वो, तो पहले तो रीज़न दे दीजिए, ठीक है। किया क्या जा सकता है इसको सॉल्व करने के लिए? देखिए किया क्या जा सकता है कि जो सबसे पहली बात तो ये कि आदमी को अपनी सोच ही बदलनी पड़ेगी। दूसरी चीज़, जो इंस्टीट्यूशनल जो फ्रेमवर्क है, जिस तरह से यूएनओ वगैरह है, वो थोड़े हमें लार्जर एग्रीमेंट और थोड़ी बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे, ठीक है, जिसको सभी लोग माने। और वो ना जो जो अभी आज के वक्त में जो यूएनओ का इनफेक्टिव सैंक्शन सिस्टम है, इसका भी कुछ सोचना पड़ेगा कि सैंक्शनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल भी दे सकते हो आप, इतने सैंक्शन लगाने के बाद, स्विफ्ट बैन के बाद भी रसिया रुक तो नहीं रहा है। तो कई सारी चीज़ें अगर आप इस तरह से सोच के लोगों, क्योंकि उन्होंने डायरेक्शन दे दिए कि वॉर स्टॉप करने के लिए क्या किया जा सकता है, तो वॉर स्टॉप करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, क्या दिक्कत है, वो उसी डायरेक्शन में आपको लिखना। अच्छा ये जो है इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमन इन द आर्म फोर्सेज, सिंपल सी बात है, वुमन इन आर्म्ड फोर्स का ही सिनोनिम लिख दिया है, एक तरह से समझ लीजिए, उसी को बदले हुए फॉर्म में लिख दिया है। इसमें तो यार कुछ भी लिखो आप, जिस तरह से आप मतलब बहुत सारी चीज़ लिख सकते हो कि 1888, मतलब डेटा भी डाल सकते हो आप बहुत सारा, कि 1888 में सबसे पहले ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मेडिकल विंग में अंग्रेज़ों ने महिलाओं का आना शुरू किया था। 1992 में स्पेशल वुमन एंट्री स्कीम चलाई थी गवर्नमेंट ने, ठीक है। 2006 से रेगुलर शॉर्ट सर्विस कमीशन आने लग गया, फिर 2010 से परमानेंट कमीशन की बात कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, अभी तो 2020-21 में तो सुप्रीम कोर्ट ने एनडीए में उनकी वो कर दी। तो ये तो पूरा आपने प्रोग्रेस देख लिया, ठीक है। प्रेजेंस जो है इसमें दिक्कतें क्या हैं, देखिए पहली बात तो ये दिक्कतें क्या हैं ये आप लिख सकते हो। दिक्कतें पहली बात तो यार देखो, जो फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो तो महिलाओं की थोड़ी कम है ही है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो जवान जो होते हैं, तो बहुत सारे जवानों की ये थिंकिंग होती है कि महिला उन्हें लीड नहीं कर सकती, ये भी एक ज़रूरी है। अच्छा तीसरी चीज़, तीसरा ये एक कमी है, जैसे कि आपने देखा होगा कई कई लोग प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाते हैं, कोई कहीं पर फंस जाते हैं, उनको बहुत सारा टॉर्चर किया जाता है, तो अपनी सोसाइटी में थोड़ी कम एक्सेप्टेंस है। अगर किसी वुमेन सोल्जर को किसी दूसरे एनिमी ने पकड़ लिया, उसके साथ रेप और टॉर्चर हो गया उसके साथ, तो सोसाइटी थोड़ा इसके लिए मतलब इतनी टॉलरेंस नहीं है सोसाइटी में कि इसको थोड़ा एक्सेप्ट कर ले। तो एक तो ये कुछ चीज़ें, फिर पैट्रियार्कल माइंडसेट है, लड़कियां फौज में नहीं जा सकती, तो ये कुछ रीजन हैं जो मतलब मेन रीजन है मेरे ख्याल से, तो यही इसी वजह से महिलाओं की स्थिति थोड़ी कम है। फिर आप बता सकते हो कि नेवी में अगर मतलब मेडिकल विंग को हटा दें तो नेवी में बस 6%, ठीक है। अच्छा आर्मी में 0.56% और एयरफोर्स में 1% के आसपास ही महिलाएं, ये डेटा आप कोट कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा और भी कुल मिला के इसका इज़ द लिमिट फॉर यू, लेकिन 300 वर्ड में इसका इज़ द लिमिट को समेट के रखना है, ठीक है। अब 300, अब ये सब चीज़ें, अब ये मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी। अब सोल्यूशन क्या है इसके? काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं महिलाओं के बारे में, महिलाएं बेटर शेप में रहती हैं, लोगों के जल्दी पेट निकल जाते हैं, लेकिन महिलाओं के पेट नहीं निकलते। पहली चीज़ तो ये, जो इंटरपर्सनल जो स्किल्स होती हैं, ठीक है इंटरपर्सनल जो स्किल होती हैं, एक सेकंड गाइस, मैं DND पे लगाना भूल गया था इसको ना, नोटिफिकेशन आ रही थी ऊपर। हाँ, तो कई सारी स्किल्स जो है कन्वर्सेशन की जो स्किल हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल जो स्किल हैं, ये काफ़ी अच्छी होती है महिलाओं में, बचपन से सीखा होता है उन्होंने। तो ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, कई मायनों में महिलाओं की जो इमोशनल जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो इस तरह से भी कि वो कहते हैं ना कि वो किसी ने बोला था कि भले ही आग का आविष्कार आदमी ने किया हो, लेकिन उसका यूज करना वो महिला ने सीखा होगा सबसे पहले। तो ये मतलब बता रहा हूँ मैं ना, वैसे तो इस कोड का यहाँ पे तो कोई मतलब है नहीं। तो ये कई सारी जो पॉजिटिव जो पॉइंट हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर महिलाएं आएंगी आर्म्ड फोर्सेज में ज़्यादा मात्रा में, तो डेमोग्राफी को भी रिप्रेजेंट करेगा ये। भाई जब दुनिया में 50% महिलाएं हैं तो जॉब में क्यों नहीं है हर जगह, ठीक है। महिलाएं रोल मॉडल बनेंगी इससे, तो काफ़ी इंस्पायर भी करेगा। तो ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें आप बहुत अच्छे से इसको लिख सकते हो, बहुत सारी डाटा भी है इसमें, सब कुछ है आपके पास, ठीक है, लिखने के लिए। अच्छा प्राइस राइज कॉज एंड इफेक्ट, बेटा देखिए डायरेक्शन दी है सीधे, प्राइस राइज के कॉज और इफेक्ट। प्राइस राइज के क्या कॉज होते हैं? पहले तो प्राइस राइज क्या होता है,
पर आप डेटा लिख सकते हो कि वैसे डेटा क्या आया है कि अपना जो इन्फ्लेशन है वो 6.9 के आसपास झूल रहा है। CPI जो है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, ठीक है, 11%, होलसेल प्राइस इंडेक्स 15% के आसपास, ये सब डेटा आप लिख सकते हो। और जो 300 वर्ड का जो ऐसे होता है उसमें तो मैं ये मानता हूँ सटीक लिखिए सीधे, आप स्टार्टिंग डेटा से करिए, कोई फालतू चीज़ की बची ना। अच्छा, लेकिन 300 वर्ड में नहीं, आप 300 वर्ड लिखने, आप 280 तक लिख सकते हो, 270, 280, तभी तो आप टाइम पूरा कर पाओगे। और हाँ बेटा, कोई आपसे बोलता है उसने बहुत अच्छे ऐसे लिखे हैं, तो मैं आपको एक बार बता दूँ कि या तो उसके लिए अच्छे की जो डेफिनेशन है वो बहुत कम है, कम में खुश होने वाला व्यक्ति है वो काफ़ी, ठीक है, क्योंकि इतना कम टाइम होता है बेटा एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए, तो कम से कम 25-30 मिनट चाहिए सोच के बढ़िया लिखने के लिए। तो अच्छा ऐसा क्या है, आपने एक बहुत अच्छा डेटा डाला है, जिस डायरेक्शन में ऐसे की बात करें आपने उस तरह से लिख दिया है, एग्जाम्पल डाल दिए, अच्छा ही ऐसे है वो, कोई आपको दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। अब प्राइस राइज की बात हम कर रहे थे, प्राइस राइज में आप लिख सकते हो, पहले तो प्राइस राइज के डेटा डाल सकते हो कि क्या हालत है, प्राइस राइज होता क्या है, इन्फ्लेशन जो है वो होता क्या है, ठीक है जी। कि अगर आपकी करेंसी का डेप्रिसिएशन हो जाए, बेसिकली करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाए, चीज़ों के दाम बढ़ जाएं या करेंसी की परचेजिंग पावर कम हो जाए, एक ही बात तो है दोनों की दोनों, तो ये है। अच्छा, कॉज क्या है इसकी, देखिए कुछ तो बहुत ही कन्वेंशनल जो कॉज है, मतलब एक तरह से देखा जाए कि बहुत ही पुरानी तरह के जो होते ही हैं जो कॉज, जैसे किस तरह के कॉज, एक तो होते हैं कि जो रेगुलर जो कॉज होते हैं, एक दूसरी तरह के कॉज होते हैं जो इमीडिएट कॉज होते हैं। तो पहले रेगुलर वालों की बात कर लेते हैं। देखिए रेगुलर तो वही है जो हमेशा हो जाते हैं, कि वैसा कि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और सप्लाई कम हो जाए, प्रोडक्शन कम हो, बहुत नॉर्मल सा कॉज है ये तो। अच्छा जी, हाँ एक तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ क्या है, जो ग्लोबलाइजेशन का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। जो पावरफुल जो नेशन है, अगर उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है, जैसे डॉलर बहुत भयंकर स्ट्रांग हो रहा है इस वक्त में, तो अपने आप ही रुपये की जो परचेजिंग पावर है कितनी कम हो गई है, 80 रुपये के बदले में $1 आ रहा है आज के वक्त में। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल से कॉज है। इमीडिएट कॉज क्या होते हैं, कहीं पर वॉर हो जाए, कोई कंट्री किसी चीज़ का मतलब वो एक्सपोर्ट बंद कर दे, जैसे जहाँ से अपन पाम ऑयल मंगाते थे मलेशिया से या इंडोनेशिया से, आई थिंक उसने इम्पोर्ट वो कर दिया बैन, जो ठीक है ना। तो इस तरह के कॉज हैं जो इमीडिएट कॉज हैं। जैसे रसिया यूक्रेन का वॉर है भाई, जब स्टेपीज जो ग्राउंड हैं वीट प्रोडक्शन के, रसिया यूक्रेन वाले एरिया में ही आते हैं, उसी डोनबास रीजन के आसपास जो बीच में पूरा रसिया यूक्रेन वाला हिस्सा। अब वहाँ से जब वर्ल्ड का 20% वीट इम्पोर्ट मतलब प्रोडक्शन होता है, अब वहाँ वॉर हो जाएगा, ये सब नहीं चल पा रहा है इतने अच्छे से, तो फिर दिक्कत तो होगी, ठीक है। उसका असर पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है, तो इंडिया में भी उसका असर देखने को मिलेगा। एक और कॉज इन्फ्लेशन का जो है भाई, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाना। रसिया क्योंकि बहुत बड़ा इम्पोर्ट मतलब एक्सपोर्टर है, उन्होंने बैन वैन लगा रखा है। फिर ये ओपेक वाली जो कंट्रीज़ हैं ये अलग ही अपने दाम बढ़ा रही हैं, इन्होंने प्रोडक्शन को रोका हुआ है, जैसे दाम बढ़े रहें, क्योंकि आज के में तो भयंकर पैसा कमाया उन्होंने। भाई सऊदी अरेबिया ने कितना भयंकर पैसा कमाया है इस वक्त। ये जो रसिया यूक्रेन वाला, तो अभी तो सबसे ज़्यादा फायदा तो वही उठा रहे हैं, सबसे ज़्यादा मज़े वहीं के सेक के हो रहे हैं, इनके तेल के कुएँ। अब उसका क्रूड ऑयल का जो है वो डायरेक्ट इन्फ्लेशन से मतलब वो है। तो ये कुछ मैं कॉज बता रहा हूँ, आप जितने कॉज आप लिख सकते हो, लिखा है ना कॉज एंड इफेक्ट, इसी डायरेक्शन में हमको लिखना है। दूसरा मतलब ये जो जैसे ही क्रूड ऑयल महंगा होता है, तो अब हर चीज़ के प्रोडक्शन में क्रूड ऑयल का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में हुआ चाहे प्रोडक्शन में हुआ, तो अपने आप चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। समझ रहे बात। अच्छा, इफेक्ट क्या होते हैं, इफेक्ट तो बात ही ये है, इससे क्या होता है कि इफेक्ट ये होते हैं कि आदमी की जो सेविंग जो है ना उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आपने 100 रुपये जोड़ के रखे हुए हैं, बैंक का इंटरेस्ट मिला उसमें 5 रुपये, लेकिन इन्फ्लेशन हो गया 8% का, मतलब पहले जो चीज़ 100 मिल रही थी वो 108 मिल रही है, लेकिन आपके पैसे बढ़े 105 ही। तो सेविंग की जो रियल वैल्यू जो है सेविंग की वो कम हो गई है, सबसे मेन चीज़, ठीक है। अच्छा, पॉवर्टी बढ़ती है भाई इससे, पहली बात ये। अच्छा जी, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो फ्लिप कर्व वाला बोल सकते हो आप। इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होती है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। लेकिन वो इन्फ्लेशन वो वाला होना चाहिए, डिमांड पुल वाला, कॉस्ट पुश अगर वाला इन्फ्लेशन है ना, उससे तो कोई मतलब ही नहीं निकलता जो इंडिया में है असली में, कि ना तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है और महंगाई बढ़ती ही जा रही है। ये तो कुछ अलग ही तरह का इन्फ्लेशन है, इसको कॉस्ट पुश वाला इन्फ्लेशन जो बोलते हैं, ठीक है। और एक और पॉजिटिव मतलब इम्पैक्ट है इसका इन्फ्लेशन का जो है, कि जो एक्चुअल वैल्यू है सरकार के डेप्ट की वो कम हो जाती है। सब मतलब अगर सरकार ने कहीं से डेप्ट ले रखा है, ठीक, और सब जगह इन्फ्लेशन है, किसी ऐसी देश से बोली है जहाँ की करेंसी ज़्यादा डाउन हो गई है, तो सरकार की डेप्ट की जो रियल वैल्यू वो कम हो जाएगी। वजह इसमें पढ़ा था मैंने ये था, ठीक है। तो इसलिए इस डायरेक्शन में अगर आपने लिखा होगा तो बहुत अच्छा लिखा है मेरे ख्याल से, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, अ सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस। भाई जो ईस्ट की जो विजडम है आपने शुरू से देखा होगा, चाहे पुराने ट्रैवलर हों, फाजियान, ऐसा ही कुछ तो नाम है उसका, 5th सेंचुरी, इन ज़ुआनज़ैंग,
7वीं सेंचुरी AD। तो ये जो आए हैं किस लिए आए हैं? जैसे बुद्धिज़्म के लिए आए हैं। योगा जो है 2015 से जो इंटरनेशनल योगा डे है, ये सब कहाँ से निकला है? ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट से तो निकला है ये सब चीज़ें। योगा हुई, ये से हुई। अभी जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग चल रही है, ठीक है, इसके बारे में काफ़ी लोग इसमें R&D कर रहे हैं, बहुत सारी अमेरिकन कंपनी भी इसमें रिसर्च में पैसा लगा रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो ईस्टर्न विजडम से निकली हैं और उसमें वेस्टर्न साइंस के साथ अगर उसका सिंथेसिस किया जाए तो ये एकदम ह्यूमैनिटी के लिए या मैनकाइंड के लिए बहुत ही अच्छा हो सकता है। ये सब हमें बताना है। ये काफ़ी फिलोसफिकल टाइप का टॉपिक है, लेकिन बहुत कुछ इसमें आप लिख सकते हो, ठीक है। आयुर्वेदा, योगा और जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का जो है सुभाष पालेकर ने जो आइडिया दिया था, इसको डाल के आप इसी डायरेक्शन में अगर लिखोगे तो भी बहुत अच्छा ऐसे आप लिख सकते हो मेरे ख्याल से तो, ठीक है। भारतीय सशस्त्र जो बल हैं, सामरिक सोच मतलब स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन का एक है। अब इसमें इंडियन आर्म फोर्स जो उनकी तारीफ करनी है थोड़ी सी, किस तरह उन्होंने स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का भी यूज करते हैं और टाइमली एक्शन का भी यूज करते हैं, और कई जगह दोनों चीज़ों का बहुत अच्छे से यूज करते हैं। तो आप जगह जगह शुरू से लेकर एंड तक, मतलब जब से अपन इंडिपेंडेंस मिली और अब तक जितने भी अपने ये ऑपरेशन हुए हैं, ऑपरेशन मेघदूत में हमने सियाचिन ग्लेशियर को किस तरह से ले लिया था, ठीक है। तो इस तरह से जितने अपने ऑपरेशन हुए हैं आप उनको बहुत अच्छी तरह से लिख सकते हो, मैं सही बताऊँ तो, है ना, कि किस तरह से, और बता सकते हो कि ये इस टाइम पे इंडियन आर्मी ने जो है, इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेज जो हैं बेसिकली, उन्होंने बहुत ही स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, टाइमली एक्शन तो कई जगह किया है, ठीक है। चाहे कहीं से भी लाना हो, जैसे अभी कोविड के टाइम पे दूसरी जगहों से एवैक्यूएशन किया था, ऑपरेशन गंगा वाला जो एवैक्यूएशन किया था, ये सब टाइमली एक्शन का जो पार्ट है ये, ठीक है। और तुरंत ही सर्जिकल स्ट्राइक कर देना, तो ये आप बहुत सारी चीज़ें कोट कर सकते हो। इसमें भी आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें इस डायरेक्शन में अगर आप लिखोगे। देखो बात क्या है, CRPF के ऐसे में आपको डायरेक्शन उसने दे दी है, आपको उससे नहीं बैठना, क्योंकि 300 वर्ड बहुत कम होते हैं बेटा, और असली में 280 270 तक लिखो और जल्द बस इतना ही ख़त्म कर दो। जो बात है उसको लिखो, फालतू की ज़्यादा रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा लिखोगे तो वर्ड लिमिट बढ़ जाएगी, वर्ड लिमिट बढ़ानी है तो फिर मतलब काम की चीज़ें नहीं लिख पाओगे। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। अभी बात कर लें वीडियो गेम शार्पन द माइंड, ये जो क्वेश्चन है। अच्छा हाँ, हमने जो अपनी टॉप 50 जो ऐसे वाला कराया था उसमें देखो इन्फ्लेशन वाला भी करवाया था, ये भी करवाया था, ठीक है। और बाकी तो टॉपिक ही ऐसे हैं। और कोई सा करवाया था क्या? हाँ यही था। बाकी दो तो आप कोई से भी चुन सकते हो, ठीक है। अभी ऐसे देखें वीडियो गेम वाला, भाई साहब ये तो हमने वही करवाया था सीधे, क्या बोलते हैं उसको, आर्ग्यूमेंट में ही वीडियो गेम वाला था, उसमें आप भले ही चेक कर सकते हो। और UNO वाला भी था, दोनों के दोनों जो आर्ग्यूमेंट उसमें हैं, ठीक है। तो देखिए वीडियो गेम वाले में आपको आर्गूमेंट बताऊँ, शार्पन द माइंड, कई सारे आर्गूमेंट लिख सकते हो आप। डिसीजन मेकिंग जो स्किल है उसको, मतलब डिसीजन मेकिंग की जो स्पीड है आदमी की, उसको बढ़ा देते हैं। भाई कितने सारे वीडियो गेम, उनमें कितना टाइमली एक्शन लेना होता है हमको, तो जल्दी डिसीजन ले पाते हैं, ठीक है। लीडरशिप स्किल, क्योंकि इसमें एक टीम लीड की तरह भी, तो अब सारे के सारे जो मेंबर हैं टीम के, वो अपनी टीम को बचाने के लिए और एंड तक सर्वाइव करने के लिए काफ़ी अच्छे से टीम लीड का काम करते हैं। तो टीम लीडिंग वाली जो कैपेबिलिटी है आदमी की, वो बढ़ाता है, ठीक है। माइंड को शार्प कैसे करता है, देखिए जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है, कई सारे वीडियो गेम होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करते हैं, पजल वगैरह होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अगर आप लिखोगे तो ये तो सीरीज बात है, ऐसे आर्गूमेंट है कि हाँ इसके सपोर्ट में है। अगेंस्ट में क्या लिखना है? अब देखिए अगेंस्ट में दिक्कत क्या है, कई सारे बच्चे वीडियो गेम के नुकसान लिखाएंगे, ठीक है, तो आपको वो नहीं लिखना, आपको इस वाले आर्गूमेंट का विरोध करना है। वीडियो गेम के नुकसान नहीं, कि वो माइंड को शार्प नहीं करता है, ये बताना है। पहली बात तो डोपामीन वाला जो एडिक्शन है उसके चक्कर में बार बार खेलने के लिए लगा देता है, तो ये तो ठीक है, ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है। तो एंजाइटी और स्ट्रेस को बढ़ाता है, उसी से रिलेटेड है ये पहले वाले आर्गूमेंट से ही, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अच्छा तीसरी जो चीज़ है देखिए एंजाइटी स्ट्रेस के साथ अब, लेकिन ये सिर्फ जो मतलब एक तो होता है कि साइकोलॉजिकल जो स्ट्रेस टाइप का है, फिजिकल जो स्ट्रेस होता है, असली में जो दर्द जो होता है, कईयों के सिर में जो बहुत दर्द होता है उसको भी बढ़ाता है। सोशल एक्सक्लूजन कर देता है, हमारा कट जाते हैं उनको सोसाइटी से, ठीक है। आदमी उसी में एक तरह से अलग ही दुनिया, एकदम एकदम फेक वाली जो दुनिया, उसी में आदमी जीने लगता है। तो इस तरह से आप लिखोगे तो आप आराम से लिख सकते हो। ये भी फिलोसफिकल टाइप का ही है। UNO रिडंडेंट बन चुका है, किसी काम का नहीं रहा है। इसके बारे में अगर आपको लिखना है, बताइए क्यों नहीं रहा किसी काम को। देखिए पहली बात तो ये आप बोल सकते हो कि जिस दिन से UNO बना है 1945 में, ठीक है, आज तक एक दिन ऐसा नहीं हुआ है जहाँ कहीं ना कहीं एथनिक क्लिनसिंग नहीं हो रही हो या कहीं वॉर नहीं हो रहा हो। हमेशा अफ्रीका के किसी ना किसी देश में कहीं ना कहीं युद्ध होता ही रहता है, हर दिन की बात है। तो फिर UNO का मतलब क्या है? पहली बात तो ये। अच्छा तो पहला तो यही है आर्गूमेंट कि एक भी दिन वॉर नहीं रुका है तब से ये बना है, तो रिडंडेंट तो है ही है। दूसरा आर्गूमेंट क्या है? इनइफेक्टिव सैंक्शन सिस्टम लिख सकते हो। कैसे? आज तक
यूएनओ की सैंक्शन जो है ना उनसे कोई भी देश जाके नहीं माना है, कोई भी देश। रसिया के ऊपर देख लो सैंक्शनों की बौछार कर दी है, ठीक है। और इवन आफ्टर द सावर्स ऑफ द सैंक्शन रसिया इज अनस्टॉपेबल। कैसे, आप देख ही सकते हो। और उल्टा करेंसी और स्ट्रॉन्ग कर ली रसिया ने, पता है ना आपको। करेंसी उसने अपनी उससे स्ट्रॉन्ग की है कि उसने वो लगा दी है, मतलब कंडीशन के रूबल में ही हम वो बेचेंगे। तो इसके चक्कर में अब बहुत अच्छे से मतलब उसने करेंसी और उसकी स्ट्रॉन्ग हो गई है काफ़ी। तो ये भी एक बहुत अच्छा मतलब वो है आर्गूमेंट की कोई मतलब नहीं है। अच्छा, तीसरा पपेट बन गया है यूएनओ जो है, किसका, जो रिच जो कंट्री है उनका। देखिए यूएनओ जैसी जो इंटर गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्रीब्यूशन और डोनेशन पे ही चलती हैं सारी कंट्रीज़ के, जो इनके कॉन्स्टिट्यूटिंग जो मेंबर हैं उनके पे। अब जहाँ जो कम कंट्री जो है यूएस टाइप की जिनकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, वो जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं ना असली में, आप यकीन नहीं मानोगे जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं उनका मतलब वो और होता है कि मतलब उन्हीं की पपेट्स ही बन के हो जाती है। बहुत सारे फैसले और कई सारे इनके जो सिस्टम दिखता है उनमें ये उन्हीं के पपेट बनते हैं। जैसे रसिया यूक्रेन क्राइसिस में अब कोई रसिया का पक्ष सुनना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि यूएसए जो है उसके रसिया अगेंस्ट है ना। मतलब ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि रसिया कोई अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई गंदा काम भी नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब ये एक बेसिक सा एग्जांपल है। चाइना के ऊपर अगर सही में कोई एक्शन लेना होता तो वुहान लैब वाली जो थ्योरी उसके ऊपर ना तो कोई सर्च इंक्वायरी बैठाई हुआ इन्होंने, ठीक है, ना कोई ऐसा मतलब कुछ ऐसा कोई एक्शन ही लिया इसके ऊपर कोविड-19 पेंडेमिक कोई जांच की जाए बहुत अच्छे से। तो ये क्योंकि चाइना भी बहुत तगड़ी जीडीपी है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो अच्छा फोर्थ वाला जो आप लिख सकते हो आर्गूमेंट, वो भी आप लिख सकते हो जैसे जिसका बाइस्ड जो वीटो सिस्टम है। आपको पता है वो वीटो पावर केवल 5 परमानेंट मेंबर्स के पास ही है, ठीक है, 5 परमानेंट मेंबर। और जबकि मतलब इस दुनिया की अगर सही बताऊँ आपको तो ऐसा समझ सकते हो आप 20% के आसपास जो आबादी है, 20% से मतलब देखा जाए तो हाँ 20% आप मान सकते हो अकेले इंडिया में रह रही है। फिर भी इंडिया के पास वीटो जैसा सिस्टम नहीं है। यहाँ वीटो किसके पास है, चाइना, फ्रांस, यूके, ठीक है, यूएस और रशिया, 5 कंट्री के पास वीटो है। वीटो से होता क्या है कि बाकी लोग तो किसी के मतलब किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकते, लेकिन वीटो सिस्टम जो है इनका इन 5 कंट्रीज़ को दूसरों का एक्सप्लॉइटेशन करने की ना पावर दे देता है। क्योंकि इनके खिलाफ जब भी यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में, जब भी कोई प्रपोजल आता है, सॉरी रेजोल्यूशन आता है, उसको वीटो कर देते हैं। तो ये एक इसकी मतलब नेगेटिव पॉइंट है इसके रिडंडेंट होने का। तो हमने ये फेवर में इसके 4 पॉइंट ही दे दिए, बहुत अच्छे, ठीक है। इसके अगेंस्ट में जो आप 4 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। पहली बात तो यूएन जब से आया है, देखिए आप इस तरह लेंगे कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। कैसे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में हो गया, 1918 में ख़त्म। फिर उसके 21 साल बाद 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, 1945 में ख़त्म। लेकिन जब से यूएन बना है तब से लगभग 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन अभी तक 76 ईयर हो गया असली में, 75 भी क्या, अभी तक थर्ड वर्ल्ड वॉर हमने नहीं देखा। तो इसकी वजह से हमने मतलब वर्ल्ड वॉर के जो चांस हैं वो तो कम हो गए हैं। एक इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि बिल्कुल रिडंडेंट नहीं हुआ है, काम का तो है भाई। अच्छा, दूसरा चीज़ आपने देखा होगा पहले कॉलोनियल जो पॉलिसी होती थी लोगों की कि दूसरे देशों को गुलाम बनाना, चाहे फ्रांस हो चाहे इंग्लैंड हो, कितनी सारी टेरिटरी घेरी हुई थी इन्होंने जगह जगह, पूरी दुनिया को ही इन्होंने गुलाम बनाया हुआ था। उसका तो एंड ही कर दिया यूएन ने। असली में खुद इंडिया जो है, इंडिया जैसे नेशंस को कैसे इनसे खाली करवाया गया जबरदस्ती प्रेशर बनवा के 1945 में जब ये बन गया। इंडिया से भी ब्रिटिशर को भगाने में यूएन का ही प्रेशर जिम्मेदार है। फिर श्रीलंका को खाली करवाया, बहुत सारे अफ्रीका के जो नेशन हैं वो पूरे खाली करवाए गए इन फ्रांस से। तो ये है यूएन ने जो है, यूएनओ ने जो है जो कॉलोनाइजेशन जो वाला माइंडसेट जो है, ये कॉलोनाइजेशन का जो मॉन्स्टर है बेसिकली, इसको एंड कर दिया है इसकी तरह से देखा जाए तो। एक तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्लस थर्ड क्या लिख सकते हो आप, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जो काउंसिल है, आपने पता है कि उसकी पीस कीपिंग जो फोर्स हैं कितने एक्सीलेंट रिजल्ट दे रही हैं यार। वहाँ नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान का बड़ी वो क्राइसिस हुआ, उसमें देखो कैसे शांत करवाया है। अभी कितनी जगह अफ्रीका के कई देशों में, सोमालिया जैसे देशों में वहाँ सर्विसेज दे रही हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो रिडंडेंट तो नहीं कह सकते इसको, ठीक है। प्लस यूएनओ के जो चार्टर होते हैं उनको सारी कंट्रीज़ फॉलो करती हैं, ठीक है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कंट्रीज चलती हैं। कई सारे यूएन के जो नियम है, यूएन जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज है उसको, मतलब मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इस तरह से सारे जो कंट्री हैं उनको फॉलो करती हैं। तो बेसिकली एक लेजिस्लेशन टाइप का चीज़ें तो बनी हुई है ना, सिस्टम से तो ऑर्डर में तो चल रहा है ना सब कुछ। तो ये तो है। तो ये 4 इसके पॉइंट फेवर में दे सकते हो आप। कंक्लूजन कर सकते हो कि देखिए खामी हर चीज़ में होती है, लेकिन अगर इसमें रिफॉर्म किए जाएँ तो मतलब बिल्कुल रिफॉर्म की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि यूएन बिल्कुल ख़त्म ही हो गया या इसको डिसबैंड कर दो, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। इस तरह से आप एक कंक्लूजन दे सकते हो वे फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा,
बात करें रिपोर्ट की, फेलो फीलिंग, एविडेंसेस ऑफ फेलो फीलिंग ड्यूरिंग द कोविड-19 पेंडेमिक। देखिए कुछ लोगों ने फेलो फीलिंग का मतलब ही गलत समझ लिया होगा, उनका तो कल्याण ही हो गया। खैर जिन्होंने फेलो फीलिंग का मतलब गलत समझा उनके तो एग्जाम में नंबर तो काटेगा, खैर वो तो बात ठीक है, लेकिन हंस के काटेगा थोड़े से मतलब वो हंसेगा यार कहीं। फेलो फीलिंग होती है बेटा करुणा, दया, कंपैशन की जो भावना होती है वो। तो अब इसमें हो रहा है एविडेंसेज ऑफ फेलो फीलिंग। देखिए डायरेक्शन उससे दे दी, हर CAPF का क्वेश्चन का यही अच्छा है, उसमें डायरेक्शन वो पहले दे देता है, ठीक है, कि ऐसे कौन कौन से एविडेंस हैं फेलो फीलिंग के जो हमने कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान देखे। आपने देखा होगा कितने सारे एविडेंस, लोगों ने घर से बाहर निकल के खुद के पैसों से, जब लोगों के पास जब खाने को पैसा नहीं था, लोगों ने पॉलीथिन में भर भर के जगह जगह बेगर्स को या ये जो नीडी जो पीपल थे जो थे उनको खाना पहुंचाया, कंबल बांटे। आपने देखा होगा किस तरह से लोगों ने हेल्प की, खूब जी भर के लोगों ने PM केयर फंड में भी दान किया, देखा था ना, कई सारी चीज़ें हुई। अच्छा फिर माइग्रेंट जो लेबर का जो क्राइसिस था वो कितना बड़ा था, लेकिन उसको भी लोगों ने, ये कंपैशन के एविडेंस देता हूँ, उनके लिए शेल्टर की व्यवस्था करना, रात में रुकने के लिए, बारिश वगैरह हो रही मतलब कितनी मुश्किलें आई थी, ठीक है, लोगों ने उनको उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करवाई, घर तक पहुंचाया। बहुत सारे फिल्म स्टार टाइप के जैसे सोनू सूद जो जैसे जो लोग थे, अमिताभ बच्चन ने भी एक आध जगह, तो कई सारे ये काम किए हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े जो बिलियनियर जो हैं, ठीक है, जैसे अंबानी जो हुए, कितने हज़ारों करोड़ के मतलब दान किया है, मतलब 500 हज़ारों करोड़ के जो दान की बात कर रहा हूँ मैं, रतन टाटा और इन्होंने। अब देख सकते हो PM केयर फंड में भी कितना बड़ा दान किया है। ये सब एविडेंस हैं फेलो फीलिंग के, ठीक है, जो दया की और जो कंपैशन की जो भावना होती है, ठीक है। अच्छा ग्रीन एनर्जी प्रोग्रेस इन इंडिया, ग्रीन एनर्जी क्या होती है पहले तो आप ये देखिए ग्रीन एनर्जी होती क्या है, ऐसी कोई भी एनर्जी जो नेचुरल चीज़ों से बनाई गई है, जैसे सनलाइट हुई, सोलर जो एनर्जी हुई, या कोई भी ऐसी चीज़ जो इस तरह से बनाई गई है, वाइंड एनर्जी जो हुई, तो इस तरह की जो एनर्जी उनको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं। इनकी प्रोग्रेस के ऊपर आपको लिखना है यार, खूब लिख सकते हो आप। चाहे पहला फ्लोटिंग जो सोलर वाला जो वो बना है तेलंगाना में या तमिलनाडु में ना मतलब अभी तो याद नहीं आ रहा मुझे। और जैसे वो आपको पता ही होगा रूफ टॉप वाला जो अक्षरधाम टेम्पल के ऊपर जो बनाया गया ये, नितिन गडकरी ने बोला ही है कि 5 साल के अंदर पेट्रोल वाली गाड़ियों को ख़त्म कर डालेंगे, ठीक है। और क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन का जो कंसेप्ट जो है, ठीक है। और फिर इसमें कई सारी चीज़ें आप लिख सकते हो कि बड़े बड़े लोग इसके बारे में क्या बोल रहे हैं। एलन मस्क तो इसके अपोज में है ग्रीन हाइड्रोजन वाले कंसेप्ट के, वो बोलते हैं कि इसको सेव कहाँ पे करोगे इतना देर तक, इसको सेव नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन फिर भी नितिन गडकरी जो हैं लगे हुए हैं, उन्होंने एक प्लान भी पेश किया है, रोड्स मतलब रोड मैप टू 2070, जो हमने नेट जीरो का जो मतलब जो वादा करके आ गए मोदी जी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जो मीटिंग में। तो ये सब ग्रीन एनर्जी की प्रोग्रेस तो है। कब तक हम नेट जीरो को अटेंड करेंगे। पेरिस जो क्लाइमेट चेंज है उसमें भी हमने बोला है कि 2035 तक जो है हम अपना 30% जो एमिशन है, मतलब ऐसा कुछ टारगेट था उसको कम करने का। किसका 30%? 2005 में जो हमारा एमिशन था उसका भी था, उसका और मतलब कम कर देंगे उससे बहुत ज़्यादा। 2 से 3 बिलियन जो मतलब टन जो कार्बन है उसका भी वो करेंगे, मतलब रिडक्शन करेंगे। तो ये सब मतलब सिंक करेंगे, कार्बन सिंक, तो ये सब चीज़ें। अच्छा ये तो हुआ मतलब कंटेंट की बात, लेकिन अगर आपने फॉर्मेट में नहीं लिखा है तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। फॉर्मेट बेसिकली यही है, यहाँ लिखा आपने हेडिंग, ठीक है, आपने लिख दिया स्पेशल एडिटर, नेम XYZ, डेट, बस टाइम लिख दो ज़्यादा से ज़्यादा, फिर लिख डालो अपनी रिपोर्ट जो है, ठीक है। फिर यहाँ पे आप सोर्स लिख सकते हो वैसे ही बनाने के लिए, जैसे ग्रीन एनर्जी वाले में आप लिख सकते थे एनुअल रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग या रिपोर्ट ऑफ नीति आयोग या एनुअल रिपोर्ट ऑफ MHA, 2 सोर्स ऐसे करके डाल दो, ठीक है। ये सब चीज़ों के नंबर होते हैं बेटा, ऐसा नहीं कि आप कहोगे कहाँ देखा था हमने उसमें, नहीं कोई दिक्कत नहीं। जबकि एविडेंस ऑफ जो फेलो फीलिंग जो है इसके तो क्या है, सोर्स डालोगे, ये तो एक उसकी बात होती है कि हमने खुद देखा है कि नहीं, ठीक है। प्रेसी वाली बात बताओ, प्रेसी में जैसा कि आपने लिखा हुआ है कि 1/3 लेंथ में लिखनी, टाइटल देना नहीं है, जहाँ तक पॉसिबल हो अपने वर्ड में लिखना है। अब ऐसा नहीं कि इसका कोई वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो खुद के वर्ड में लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है देखिए सबसे बेस्ट जो देखिए, पहली बात तो ये कि प्रेसिंग को किसी को अच्छे नंबर मिलते नहीं मेरे ख्याल से। तो पहली बात तो ये कि अगर आप कैसा भी लिख के आ रहे हो तो लिख दो, मतलब कुल मिला के। तो आप पहले तो वर्ड देख लो कितने हैं लास्ट में। आपने देखा 417, भाग दे के देखोगे 3 का 139 के आसपास आएगा, ठीक है। जैसे मैं खुद 139 वर्ड ही लिख के आया हूँ टोटल, ठीक है। तो इस तरह से आप 1/3 आपको लिखना है, तो वर्ड का विशेष ध्यान रखना है। बॉक्स दिए, एक बॉक्स में एक शब्द लिखना है, ठीक है। अच्छा कॉमा वगैरह लगाना है तो कॉमा क्या है, जो वर्ड जो उसी के साथ लगा दो, ऐसा नहीं कॉमा को अलग वर्ड उसमें लिख रहे हो। तो ये तो बेसिक चीज़ें आप जानते ही हो, ठीक है। डोंट नहीं लिखना, डू नॉट ही लिख दें ठीक है।
डू अलग नॉट अलग। तो इस तरह से आप कई सारी, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। फिर इसमें देखो दो तरीके होते हैं लिखने के। कई लोग तो पैरा हैं कितने, ये आपने गिन लिए कि भाई जब 5 पैरा में बात हुई है, 5 पैरा का एक एक बड़ी मतलब एक पूरा पैरा पढ़ा, इस पूरे पैरा का जो मतलब है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना के, होते हैं ना पूरा लंबा सेंटेंस, वो विच लगा के इस तरह से आप एक ही पूरे मीनिंग लिख दो, एक इसका लिख दो, एक इसका लिख दो, 5 सेंटेंस आप लिखोगे, पूरा खत्म 139 वर्ड। पहला तरीका तो ये। दूसरा आप एक बार पढ़ लो बहुत अच्छे से, थीम समझ लो इसका, कि जो वर्ल्डली जो प्रेजर हैं उनके चक्कर में आदमी कितना खो गया है, दुनिया में जो ये चीज़ें दिखती है उनके चक्कर में हम अपनी पीस को भूल गए। असली में आदमी की ज़िंदगी में क्या चाहिए, हैप्पीनेस, बेसिक नीड और और पीस माइंड की, ये 3 चीज़ें चाहिए। तो इस तरह से आप इस डायरेक्शन में लिखोगे तो आप 139 जो मेन जो आइडिया है ना, पहले उस आइडिया को लिख दो, फिर बेसिक सा आप एक भूमिका बना दो, जैसे जो जो एग्जाम्पल इसने दिए हैं उसी तरह का कुछ लिख दो। इस तरह से आप लिखोगे 139 आपके कंप्लीट हो जाएंगे बहुत ईजी। ठीक है, ये था इसमें बेसिकली इस बारे में बात हुई थी। चाइल्ड लेबर जो है तो वो किस उसके ऊपर था ये पूरा का पूरा। जो क्राफ्टमैन जो होते हैं उनके बच्चे जो घर पर काम सीख लेते हैं, अलग तरह के जो काम होते हैं, तो उस सब के बारे में था। तो ये जो 5 मतलब इसको तो मतलब बहुत ईजी सा ऐसे था यार, एक बार में समझ आ रहा था खूब अच्छे से। जैसे इसमें बताया कि डिलेमा क्या है तो ये सीधे सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट थे मतलब इसमें से ना। जैसे आप देखोगे यहाँ कि जो चॉइस जो है, जो क्राफ्टमैन चाइल्ड के लिए 2 तरह की चॉइस है, बस ये इसका डिलेमा है, इसको लिख सकते हो आप, एक आध लाइन अलग से भी लिख दो। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। और दूसरा देखो ब्लैंकेट बैन वाला जो क्वेश्चन है, आप इजीली इसमें देख सकते हो ब्लैंकेट बैन का मतलब क्या है, इसको आप बहुत आराम से देख सकते हो। ठीक है और देखो ब्लैंकेट बैन का जो पहला मतलब तो ये, आप पहले लाइन तो ये लिख सकते हो। दूसरा इट वुड ऑल्सो इम्प्लाई, दूसरा क्या है इसका मतलब, वो ये लिख सकते हो। आराम से आपका हो जाएगा ये पहला वाला आंसर भी, इसको समझ के अगर लिख दोगे आप। किसको स्टाइपेंड मिलना चाहिए, स्टाइपेंड के अलग से बताया हुआ है कि जो असली में उनको सिखाते हैं तो कौन कौन, जैसे द फैमिली, मास्टर क्राफ्ट सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, NGO, ट्रेनिंग शुड रिसीव सम स्टाइपेंड एंड चाइल्ड ऑल्सो। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे अच्छी तरह से, वो भी लिख सकते हो आप। ठीक है, वाइल चाइल्ड लेबर एग्जिस्ट, इसका इसमें अब देखिए चक्कर क्या है, अब आपको फिलोसफिकल उसमें नहीं चला जाना कि आपसे पूछे चाइल्ड लेबर क्यों होती है, आप खुद के मर्जी से लिख रहे हो। पैसेज का आंसर पैसेज के अकॉर्डिंग दिया जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये, क्योंकि शुरू में लिखा होता है रीड द फॉलोइंग पैसेज, पैसेज को पढ़ो और फिर उसके आंसर दो। पैसेज में से आपको आंसर लिखना है, पहली बात तो ये। ठीक है, तो जो इसमें रीजन था इसको आप पढ़ के आराम से सकते हो। क्या क्या मीजर है जो पैसेज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द पैसेज दीज मीजर शुड बी टेकन टू एनकरेज स्कूल एजुकेशन। जैसे फर्स्टली ये, फिर उसके साथ दूसरा लिखना है तो बिसाइड्स इट दिस ऑल्सो। ठीक है, फिर तीसरा इन एडिशन टू, ये थर्ड वाला लिख दो। तो जो भी इसमें दिए इस तरह से आप लिख सकते हो तीनों की तीनों। अच्छा, ग्रामर की बात कर लेते हैं। देखिए लेट द गवर्नमेंट पनिश द रॉन्ग डूअर्स। ठीक है, तो एक तो लेट द गवर्नमेंट बी पनिश्ड, ठीक है, द रॉन्ग डूअर, एक तो इस तरह का है, लेकिन जो मैं ज़्यादा करेक्ट मानता हूँ वो है रॉन्ग डूअर शुड बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट। रॉन्ग डूअर शुड बी पनिश्ड बाय द गवर्नमेंट। सुन लिया बेटा? अच्छा, बहुत ईजी सा है। द पुलिसमैन टोल्ड मैन, ठीक है, टोल्ड द मैन, क्या क्या बताया, दैट ही वॉज अ ट्रेसपैसर एंड वुड बी पनिश्ड। इतना सा लिखना है बस। क्या है इसमें बेटा, सुन लिया ना पूरा क्या बोला मैंने? अच्छा, द मीटिंग स्टार्टेड द मोमेंट द मिनिस्टर अराइव, एज सुन एज को द मोमेंट की जगह लिख दो। द मीटिंग स्टार्टेड एज सुन एज द मिनिस्टर अराइव, या आप लिखोगे एज सुन एज द मिनिस्टर अराइव्ड द मीटिंग स्टार्टेड, ये भी सही है। एज सुन एज द मीटिंग अराइव्ड किस तरह से लिख दो, मतलब सही निकलना चाहिए, बेसिकली बात ये है। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है हिमसेल्फ या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? हिमसेल्फ, यू का योरसेल्फ, अवर का आवर सेल्व्स, दे का देम सेल्व्स, तो ये तो आप जानती हो। अवॉइड बाई द लॉ होता है, यहाँ पर तो बाई आएगा प्रपोजिशन जो है। ठीक है, आई मेट अ वुमन, हर पर्स, तो हर के साथ तो कौन सा वो आएगा भाई प्रोनाउन? हुज। ठीक है, हुज पर्स, इतना लगा के बस लिख दो पूरा का पूरा सेंटेंस है। ठीक है, क्वेश्चन टैग जो है अगर इधर नेगेटिव तो उधर पॉजिटिव लिखना होता है। आरंट, आर यू, बस खत्म, इतना ही। आर नॉट यू लिख रहा है ना, यू आर नॉट, तो आर यू लिख दो, बस खत्म, क्वेश्चन टैग हो गया। ही ऑलवेज रिमेंबर्स हिज वेल विशर, देखिए मीनिंग चेंज करना नहीं है। ऑलवेज का किया नेवर, अगर आप लिखते हो ही नेवर रिमेंबर्स हिज वेल विशर तो उल्टा ही हो गया ना मीनिंग, लेकिन मीनिंग चेंज करना, तो ही नेवर फॉरगेट्स हिज वेल विशर, समझ गया कि भाई वो हमेशा याद रखता है या वो कभी नहीं भूलता है, एक ही तो मतलब है दोनों बातों को, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अच्छा, ही ड्रॉव सो फास्ट दैट पुलिस जो है डिडंट कैच हिम, इस तरह से आप एक लिख सकते हो।
कि पुलिस उसको नहीं पकड़ पाई। एक तो कि सो और दैट का आप यूज करके लिख सकते हो कि इसमें कई तरह के तरीके हैं। ही ड्रॉ वेरी फास्ट, दैट पुलिस डिडंट कैच हिम, ये भी लिख सकते हो। आपको टू को रिमूव करना है, क्या करना है आपको, टू को रिमूव। तो अगर आपको इसमें कोई एक आंसर बता रहा है कोई बात नहीं, तो ये तो बहुत बेवकूफ़पंती की बात हुई। आपको टू को रिमूव करके सेम मतलब निकालना है तो निकाल दीजिए, बस टू को रिमूव कर दीजिए, क्या दिक्कत है। अच्छा और क्या है बेटा, और लिख सकते हो आप जैसे, और ये उल्टा क्वेश्चन भी कई बार सीएपीएफ में इसका पूछा हुआ है। जैसे अगर वो लिख देते ना, ही ड्रॉप वेरी फास्ट एंड द पुलिस डिडंट कैच हिम, इसी को पता है फिर टू का यूज करवाते हैं, पता है फिर इसको हम ऐसे लिखते हैं, ही ड्रॉप टू फास्ट फॉर द पुलिस टू कैच हिम। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, ही ड्रॉप वेरी फास्ट एंड पुलिस डिडंट कैच हिम। बड़ा ईजी है यार इस तरह आप लिख सकते हो। अच्छा, द बुक मे बी आइदर इन द बैग और इन द कपबोर्ड, तो इस तरह से आप लिख सकते हो, ये बहुत ईजी है। अच्छा, लुक अप टू, लुक अप टू मतलब किसी से अगर आप इंस्पायर होते हो, जैसे जैसे मैं बोलूँ, व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी आई ऑलवेज लुक अप टू रवि कुमार सहवाग, मतलब उसकी रैंक आई है ना, ये वजह। लेट डाउन मतलब निराश कर देना, जैसे मैं इस तरह से पढ़ूंगा, ठीक है, कैसे कि वो आदमी इतना इंटेलिजेंट है या इतना मेहनती है, ठीक है, कि दैट ही इज़ वेरी इंडस्ट्रियस, कि वो इतना मेहनती है, दैट ही विल नेवर लेट हिज फैमिली डाउन, कि वो अपनी फैमिली को जो कभी निराश नहीं करेगा। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। समझ रहे हो क्या बात को। अच्छा, तो जो टेकअप जो फ्रेजल वर्ब है, इसके कई सारे मीनिंग होते हैं। जैसे एक मीनिंग जो है किसी चीज़ को शुरू कर देना, किसी हॉबी को परस्यू करना, जैसे ही टुक अप टेनिस एट द एज ऑफ 11, सीधा आप गूगल करोगे सबसे पहला एग्जाम्पल ये मिलेगा आपको, ठीक है। तो वैसे उसने 11 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू कर दिया था, इस तरह से, ठीक है, लेकिन आपको फॉर्म चेंज नहीं करना, ठीक है। तो आप और दूसरी चीज़ क्या लिख सकते हो, जैसे एक होता है जैसे किसी का मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, जैसे आई विल नॉट टेक अप मोर ऑफ योर टाइम, कि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। किसी का टाइम लेना, उसके लिए भी टेकअप का यूज करते हैं। समझ रहे हो क्या बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, टर्न डाउन, किसी चीज़ से मना कर देना, किसी ऑफ़र से मना कर देना। आई टर्न डाउन द ऑफ़र प्रपोज्ड बाय दैट पार्टी, मतलब किसी पार्टी ने कोई ऑफर दिया तो उसका मतलब इसका कोई मतलब आपको मतलब बेसिकली फ्रेजल वर्ब का दिक्कत ये है कि अगर आपको मतलब पता है किसी चीज़ को मना कर देना, रिजेक्ट कर देना ऑफर को, तो आप इस तरह से आप लिख सकते हो आराम से इसका। अच्छा, ब्रेक इनटू, ब्रेक इनटू यार बेटा, जैसे पहली बात तो ये होता है, ब्रेक इनटू का मतलब कई सारे मतलब होते हैं। एक ब्रेक इनटू इसमें ऐसा है जिसके कई सारे मतलब हैं। ब्रेक इनटू जो फ्रेजल वर्ब है उसके, इसका एक जो मतलब है वो तो एक बड़ा सिंपल सा मतलब है कि भाई ब्रेक इनटू का किसी जगह ज़बरदस्ती घुस जाना, फोर्सफुली, जैसे द थीव्स ब्रेक इनटू हिज हाउस या ब्रोक इनटू हिज हाउस, इस तरह से आप लिख सकते हो कि ज़बरदस्ती उसके घर में घुस गए, ठीक है। किसी की कन्वर्सेशन को इंटरप्ट कर देना फालतू में, ठीक है, जैसे ही ऑलवेज ब्रेक्स इनटू आवर कन्वर्सेशन, कि वो हमेशा आता है वैसे हमारी कन्वर्सेशन जो है उसको इंटरप्ट कर देता है हर बार। इस तरह से आप, ये भी इसके 2-3 मतलब हैं, और भी आपको 5-6 तरह के मीनिंग मिल जाएंगे गूगल पर सर्च करोगे आप, है ना। तो ये इसके 4-5 तरह की मीनिंग है, आपने इन तरह के डायरेक्शन में लिखा होगा। तो इसमें फ्रेजल वर्ब में जो है एक ही चीज़ है कि आपको फ्रेजल वर्ब को ये पाँचों की पाँचों जो है इनको टेंस में चेंज नहीं करना। बेसिकली टेंस मतलब अभी ये जिस जैसे नॉर्मल प्रेजेंट फॉर्म में लिखे हुए हैं, ऐसा नहीं कि कोई सेकंड और थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी है, आपको नॉर्मली यूज करना है इनको। पहली बात तो ये नॉर्मली इनको यूज करते हुए इस तरह से यूज करना है सेंटेंस में कि एग्जामिनर को इसका मतलब समझ आ जाए। मतलब आपको पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए, फिर आपको सेंटेंस में इस तरह यूज करना है कि एग्जामिनर को आपको नंबर मतलब इसका मतलब समझ आ जाए। सबसे ज़्यादा नंबर का यही होता है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सही है यार। वन ऑफ द प्रिजनर्स होगा भाई, वन ऑफ द किसी कई सारों में से तो एक होता है ना, वन ऑफ द प्रिजनर्स। अच्छा, हाउ कुड यू होता है, हाउ यू कुड कब से होने लग गया, तो कुड यू इसको आगे पीछे करो। अच्छा, प्राइसेस आर इंक्रीजिंग, ये तो एक ईडियम में, बाई लीप्स एंड बाउंड्स, बाई होता है बेटा सीधा ईडियम में, बहुत जल्दी जब कोई चीज़ का प्राइस बढ़ता है बहुत फास्ट, तो बाई लीप्स एंड बाउंड बोलते हैं उसको। अच्छा, नो सूनर और देन आ जाए तो बेटा हेड आई आता है यहाँ पे, हेड आई, नो सूनर हेड आई हेड नहीं, हेड आई हमेशा, नो सूनर के साथ हमेशा हेड आई आएगा, मतलब हेड पहले आएगा बाद में वो सेंटेंस आएगा, ठीक है, बाद में सब्जेक्ट आएगा पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये सिस्टम है। अच्छा, अवॉइड के साथ जो कभी टू नहीं आता, अवॉइड के साथ वर्ब प्लस आईएनजी आता है, तो आई अवॉइड गोइंग देयर, इस तरह से अगर आपने लिखा है
तो पूरा का पूरा जो आपको मैंने बता दिया है। और देखिए मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको उसकी चिंता नहीं करनी कितने आपको नंबर मिलेंगे। नंबर अगर ट्रेंड के हिसाब से मिलते हैं, अगर किसी साल सबको अच्छे नंबर मिले सबको ही मिलेंगे, क्योंकि हेड एग्जामिनर ने जिस तरह से नंबर दिए होंगे उसी तरह के सारे एग्जामिनर चेक करेंगे। जो उसने अगर किसी एक रैंडम कॉपी को चेक करके नंबर दे दी तो उसी तरह से मार्किंग हुई सबकी, जिससे मार्किंग बराबर रहे, किसी एक एग्जामिनर के मूड पर डिपेंड ना करे, इसलिए ये सब किया जाता है। तो पहली बात तो आपको इसके लिए वो हो जाना है, मतलब कन्फ्यूज नहीं होना आपको। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो जो आएगी उसमें मैं बताऊँगा किस तरह का पेपर रहा क्या रहा। हाँ तो और फिर इसमें ये भी वीडियो आने वाली है कि भाई अब जो टाइम आ गया है ना, अब थोड़ा सा अच्छी तरह प्रिपरेशन करने का टाइम, अगर जो 2023 के लिए टारगेट कर रहे हैं, एक आध बुक लिस्ट आपको थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रूरत है, और कुछ स्पेशल एरिया हैं जो उन पर आपको फोकस थोड़ा ज़्यादा करने की ज़रूरत है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए भी मैं इसमें वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।